हो गया स्टार्ट। हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 10 का जियोग्राफी, और जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है ना। तो पहला चैप्टर आप है संसाधन। क्या चैप्टर का नाम है? संसाधन। संसाधन और संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो हम संसाधन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले संसाधन के बारे में देखते हैं। जो कक्षा 10 कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण है, और अन्य एग्जामों के लिए स्पेशली अगर देखें तो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026। तो बाबू आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में? संसाधन के बारे में। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में समझते हैं, और संसाधन सबसे पहले होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। क्या है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जो क्या है? आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या है? मान्य है। सांस्कृतिक रूप से मान्य है। वह क्या है? एक संसाधन है। क्या है? एक संसाधन है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे ही हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, अगर इजी वे में कहते हैं तो। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध में निहित होता है। क्या होता है? क्रियात्मक संबंध में निहित होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक है, यहाँ पर क्या है? प्रौद्योगिकी है, और यहाँ पर संस्थाएं हैं। तो अगर तीनों में क्या है? क्रियात्मक संबंध क्या है? निहित है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक वैज्ञानिक है, एक प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक है, भूगोलविद है। उनका क्या कहना है? उनका नाम है जिमरमैन। क्या नाम है? जिमरमैन। अगर जिमरमैन का कथन देखेंगे तो वो कहते ये हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन क्या है? होते नहीं बनते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल ये आपका किताब है, तो ये क्या संसाधन हुए हैं कि बने हैं? तो ये सिंपल सा बात है कि संसाधन बने हैं। क्या है? बने हैं। क्योंकि आपको पेड़ से क्या किया गया है? पेज को बनाया गया है। पेज को अब यहाँ पर क्या हुआ है? प्रिंटिंग ओरिएंटिंग होकर क्या है? ये हमारे लिए पढ़ने के काम आ रहे हैं। तो ये हमारे हमारे लिए क्या है? संसाधन बने हैं। तो उनका भी कहना ये कुछ हद तक सही है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है। तो आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संसाधन के बारे में और भी कुछ पॉइंट जानते हैं। पॉइंट क्या है? अगर देखें तो मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाएं का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले मानव है। मानव मतलब हम लोग हैं जो क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, और उसके बाद से जो संस्थाओं का निर्माण करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं, और अपने गति को क्या करते हैं? तेज करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आर्थिक गति को अगर तेज करना है तो आपको क्या करना है? फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पॉइंट समझा रहा है। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाएं का निर्माण करते हैं। क्या है? करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्या है? संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, और मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव क्या है? स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है ना। तो हम लोग भी एक तरह से देखें तो संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो पॉइंट है ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, और उन्हें
प्रयोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो मानव है वो क्या करते हैं, जो पर्यावरण में वस्तु पाए जाते हैं, कोई भी पदार्थ पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे संसाधन में परिवर्तित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर देखते हैं कि ये पेन है, तो पेन ये अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो पेन जो बना है प्लास्टिक से बना है या कुछ और मेटल से बना है या नॉन मेटल से बना है, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो पर्यावरण में उपस्थित पदार्थ है उनसे बना है और इन्होंने क्या किया है, मानव ने ही बनाया है। अगर देखा जाए तो मानव ने ही बनाया है और उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं, मनुष्य ने ही बनाया है। तो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो पर्यावरण के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए संसाधन के बारे में हम देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण क्या है, संसाधन, संसाधन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में अगर देखते हैं तो संसाधन का वर्गीकरण में, तो अगर संसाधन का वर्गीकरण में पहला अगर देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर जो आपको संसाधन है, संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। कितना प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। पहला जो है जैव संसाधन है। पहला कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन, और दूसरा कौन सा है, अजैव संसाधन। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। इस प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं तो जैव संसाधन के बारे में हम समझेंगे। तो जैव संसाधन के बारे में देखिए, जैव संसाधन क्या होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें ना, ऐसा संसाधनों की प्राप्ति जो जीव मंडल से होती है, क्या है, जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। क्या है, इनमें जीवन व्याप्त है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, जैव संसाधन। वनस्पति क्या है, जैव संसाधन। प्राणी क्या है, जैव संसाधन। इसी प्रकार से मत्स्य क्या है, जैव संसाधन। ऐसे पशुधन, अन्य प्राणी समुदाय भी जैव संसाधन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैव संसाधन के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। क्या है, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। क्या कहते हैं, अजैव। जैसे यहाँ पर चट्टाने हो गए, तो चट्टान क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो इसीलिए क्या है, अजैव संसाधन। जैसे धातु है, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। क्या है, अजैव संसाधन। खनिज हो गया, तो खनिज भी क्या है, अजैव संसाधन है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक जैव होता है, जो संसाधन जीव मंडल से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है ना, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अब देखिए अजैव संसाधन इस प्रकार से, जिससे क्या होता है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। क्या है, निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा है समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर मतलब समाप्ति के आधार पर ये संसाधन अगर देखा जाए तो दो प्रकार में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन और एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। एक नवीकरणीय संसाधन, एक ये है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो इस प्रकार से अगर देखें तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन अगर देखा जाए तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है या उन्हें नवीकृत किया जा सकता है, मतलब दोबारा उसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है और वन्य जीवन है, ठीक है ना। तो इन सबको हम क्या, वन को अगर काटेंगे तो फिर से लगा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, सभी नवीकरणीय संसाधन है। अथवा हम कह सकते हैं कि क्या है,
पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या कह सकते हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संसाधन के बारे में समझे होंगे। ठीक है ना। तो इन संसाधनों को सतत अथवा परवाह संसाधन में भी विभाजित किया गया है। तो जो नवीकरणीय संसाधन है उसको सतत अथवा परवाह संसाधन में भी विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे। ठीक है ना। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में समझते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। क्या है? एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। और देखा जाए तो इसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। जैसे अनवीकरणीय संसाधन में जो खनिज होते हैं, जीवाश्म ईंधन, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे में आपको खनिज में अगर देख लेंगे तो कोयला देख लीजिए, पेट्रोलियम देख लीजिए, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, जो इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अभी आपको पता है कि जो आपको कोयला बना है तो क्या एक दिन में बना है? लाखों वर्ष लगा है। पेट्रोलियम बना है, जो आप बाइक में यूज करते हैं पेट्रोल, वो क्या एक दिन में बना है? नहीं, लाखों वर्ष लगे हैं इसको बनने में। तो ये सभी संसाधन है जो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु है, वो क्या है? चक्रीय है। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन क्या है? अचक्रीय है। कहने का मतलब ये है कि जो धातुएं हैं उसको पुनः मतलब चक्रीय मतलब पुनः रियूजेबल मतलब बोल सकते हैं, जैसे उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोयला है तो कोयला को एक बार जला दीजिए, फिर से कोयला बनेगा? क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जो आपका है जीवाश्म ईंधन, जो क्या है? एक बार के प्रयोग में ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, ये क्या है? अचक्रीय है। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है, स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकारों में बांटा गया है। एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक संसाधन, एक राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हम देखते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? सबसे पहले, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। मतलब जिन पर मतलब खुद का निजी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। जिन संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक है ना। जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि, जैसे किसानों के पास, जैसे हम लोग किसान हैं या किसी के पास आवंटित भूमि है, तो वो हमारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। लेकिन हम उस पर क्या करते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को क्या देते हैं? जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं, यानी कि हम भूमि लगान देते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं? भूमि लगान देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भूमि है वो क्या है? हमारा व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे आप गांव या शहरों में लोग भूखंड, घर, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग, चारागाह, तालाब, कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। जो भी है क्या है? जैसे कोई बाग बगीचा है या आपका कुआं है या तालाब है या चारागाह है, तो उस प्रकार से किसी निजी व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि एक ही व्यक्ति का उस पर अधिकार होना चाहिए। इसके बाद से देखिए, सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब जिस पर सभी का अधिकार होगा। जिस पर क्या होगा? सभी का अधिकार होगा। मतलब हम कह सकते हैं ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। क्या है? सभी समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब ये समझ जाइए
कि जिस पर सभी का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे आप गांव की सम्मिलात भूमि में, जैसे चारण भूमि, कोई ऐसा चारण भूमि होता है जिस पर सभी लोग जाकर क्या कर सकते हैं, अपने पशु को चरा सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, सामुदायिक, क्या होगा, सामुदायिक संसाधन होगा। जैसे शमशान भूमि, जैसे शमशान, जहां पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में जहां पर शव को जलाया जाता है, या मुस्लिम धर्म में जहां पर शव को दफनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी जाकर वहां पर जला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी क्या है जाकर, सभी लोग क्या करते हैं वहां पर जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो वो ऐसा संसाधन जो क्या कहलाएगा, आपका सामुदायिक संसाधन। जैसे तालाब, तालाब पर सबका अधिकार अगर हो रहा है तो वो क्या है, सामुदायिक। जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, वहां रहने वाले सभी लोग के लिए उपलब्ध जो संसाधन होगा वो क्या होगा, सामुदायिक संसाधन होगा। तो इस प्रकार से आप सामुदायिक संसाधन के बारे में इजीली समझ गए होंगे। जिस पर सभी का अधिकार यानी सभी लोगों का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं क्या है अगला जो संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। तो अगर देखें तो इसमें तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। क्या है, सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। जो भी देश के अंदर पाया जाएगा, जितना भी संसाधन पाया जाएगा, वो सारे संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। अगर देखा जाए तो देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे आपको ये सरकार को कानूनी तौर पर यह अधिकार है कि जो आम जनता के व्यक्तिगत संसाधन है, जैसे भूमि है, अगर उसको चाहेगी कि सरकार हमको अधिग्रहण करके कोई अन्य काम करना तो वो कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ क्या बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो बहुत सारे लोगों की जमीन उसमें लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रोड तो सबके लिए बन रहा है और जिससे लोगों का उसमें जमीन पड़ रहा है उसको क्या कर रही है, सरकार अधिग्रहण कर रही है, उसका वैल्यू यानी कि पैसा दे रही है व्यक्तियों को और वो सरकार जमीन ले रही है। तो इस तरह से वो क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है ना। तो शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि शहरी विकास प्राधिकरणों को जो भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया हुआ है। अगर सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कहने का मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अगर हम महासागर में देखते हैं, क्या है, महासागर में देखते हैं तो लगभग 200 क्या है, 200 नॉटिकल मील, ठीक है ना, नॉटिकल मील के अंदर जो पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होंगे वो सभी क्या होंगे, राष्ट्रीय संसाधन होंगे। क्या होंगे, राष्ट्रीय संसाधन होंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। संसाधनों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अगर तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि महासागर में 200 किलोमीटर तक किसी देश का अधिकार होता है। 200 किलोमीटर के बाद यानी कि 200 किलोमीटर के बाद ये सभी संसाधन क्या हो जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देख सकते हैं अगला पॉइंट, इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना क्या है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो 200 किलोमीटर के बाद जो भी आपको संसाधन मिलेंगे, जैसे गैस हो गया, गैस मिलेगा, नेचुरल गैस अगर मिल जाता है तो वो क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है
जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमति के बिना उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आपका जो चाइना है, क्या है, चाइना है, तो चाइना अगर देखा जाए तो जो महासागर में 200 किलोमीटर से जो अधिक, क्या है, जो अधिक पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए जो इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अगर देखें तो, अगर इसमें देखें तो 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों, महासागरों, महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। क्या करती है? एक नियामक ढांचा प्रदान करती है, और जिसे 16 नवंबर 1994 से प्रभावी बनाया गया, 16 नवंबर 1994 से प्रभावी बनाया गया। इसके अगर तहत देखें तो समुद्र में संसाधनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसके क्षेत्र देखिए, क्षेत्र क्या है? प्रादेशिक क्षेत्र। क्या है? पहला जो क्षेत्र है वो क्या है? प्रादेशिक क्षेत्र। अगर यहाँ पर अगर देखें तो यह बेस लाइन से, क्या है, बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित होता है। क्या है? बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित होता है। जो प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों की संप्रभुता और न्याय अधिकार, न्याय अधिकार का क्षेत्र है। क्या है? न्याय अधिकार का क्षेत्र है। यह अधिकार न केवल समुद्री सतह पर बल्कि समुद्री आधार और हवाई क्षेत्र तक विस्तारित होते हैं। क्या है? समुद्री आधार और हवाई क्षेत्र तक भी विस्तारित होते हैं। जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो बेस लाइन से कितना है? 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें तो दूसरा है सन्निहित क्षेत्र। क्या है? सन्निहित क्षेत्र। इसमें अगर देखा जाए तो सन्निहित क्षेत्र बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इसमें अगर देखा जाए तो तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय राजकोषीय आवर्जन और स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकना और दंडित करने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हवाई अंतरिक्ष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। जो हवाई है, अंतरिक्ष क्षेत्र है, उस पर लागू नहीं होता है। केवल ये समुद्र में जैसे पानी जहाज वगैरह पर ये लागू होता है। तो अगर उसके बाद से देखें, तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें बेस लाइन से क्या होता है? बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। क्या है? संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तटीय देश है उसको 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक उसको क्या है? संरक्षण करने का अधिकार है, और क्या है? संसाधनों को खोज करने का अधिकार है, केवल 200 नॉटिकल मील तक, जो हम राष्ट्रीय संसाधन में बताए थे, ठीक है, जो हम राष्ट्रीय संसाधन में बताए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये आपका समुद्र है, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखें तो ये बेस लाइन माना गया है। क्या माना गया है? बेस लाइन। बेस लाइन से अगर देखा जाए तो बेस लाइन से लगभग 12, यहाँ पर 12 जो आपका आता है वो क्या है? टेरिटोरियल सी आता है। उसके बाद से पूरा यहाँ से यहाँ तक 24 जो आता है सन्निहित क्षेत्र आता है, और यहाँ से पूरा 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। कहने का मतलब अन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि क्या आता है, ठीक है ना। क्या क्या आता है, तो कितना आता है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो आगे देखा जाए तो विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों को बांटा गया है वो 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है भंडार संसाधन, तीसरा है संचित कोष संसाधन, और चौथा है विकसित संसाधन। क्या है? चौथा है विकसित संसाधन। यानी कहने का मतलब विकास के आधार पर जो संसाधन बांटा गया है
वो 4 प्रकार में बांटा गया है। संभावित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन और विकसित संसाधन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले है संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन को देखिए, संभावित संसाधन को, तो यहाँ वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वो प्रदेश में विद्यमान होते हैं, उसकी मिलने की संभावना है लेकिन उसका क्या है, उपयोग नहीं किया गया है, वही होता है संभावित संसाधन। वही क्या होता है, संभावित संसाधन। जैसे में आप भारत के जो पश्चिमी भाग में देखेंगे तो विशेषकर राजस्थान और गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। सही ढंग से क्या हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप जो संभावित संसाधन है उसको समझ गए होंगे। दूसरा देखेंगे तो विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका क्या है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की मात्रा, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब ये पता चल चुका है कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा क्या है, ठीक है ना। वे सभी संसाधन क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो आगे जो पॉइंट देखेंगे, संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर करती है। जो संसाधनों का विकास है उस पर क्या है, प्रौद्योगिकी या संभाव्यता के आधार पर निर्भर करती है। तो अगला जो संसाधन देखेंगे वो क्या है, भंडार संसाधन। क्या है, भंडार संसाधन। जैसे पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है और भंडार में शामिल है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा संसाधन जो मतलब है, भंडारित है लेकिन उसका टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी नहीं है कि उसको क्या है, हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी के अभाव में जो संसाधन है वो क्या है, पहुंच से बाहर है, ये भंडार में शामिल होते हैं। जैसे में आपको कह सकते हैं, जैसे में एग्जांपल देते हैं, जल में 2 गैस होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन होता है वो क्या है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का क्या बन सकता है, मुख्य स्रोत बन सकता है, यानी हाइड्रोजन से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या है, हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त कर। लेकिन वो हाइड्रोजन क्या है, भंडारित रूप में तो है, भंडारित रूप में हमारे पास संसाधन है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस संसाधन को। आगे देखिए, संचित कोष संसाधन। क्या है, संचित कोष संसाधन। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। क्या है, भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध और तकनीकी ज्ञान की सहायता से क्या है, प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। लाया जा सकता है लेकिन इनका उपयोग क्या है, अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अभी देखा जाए तो जो नदी के जल हैं उससे कुछ बिजली का उत्पादन होता है लेकिन और ज्यादा बिजली का उत्पादन हो सकता है नदियों के जल से। तो इस प्रकार से ये क्या है, संचित कोष संसाधन है, ठीक है ना। परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। अभी हम बताए हैं कि नदियों का जो जल है उससे क्या है, जल का उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है और बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना, प्रगति शिक्षा केंद्र, इसको ज्वाइन करें और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो से ज्यादा आप शेयर करें और प्लीज हमको सपोर्ट करने का प्रयास करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब